स्वागत है आपका अपना चैनल नूरी स्टडी क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th की ज्योग्राफ़ी, जिसमें हम पढ़ेंगे जनसंख्या संगठन। यानी कि क्लास 12th के ज्योग्राफ़ी है, चैप्टर 3 है, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं जनसंख्या संगठन पहले होता क्या है। तो देखिए, जनसंख्या संगठन की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। यानी कि जनसंख्या संगठन ऐसे विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिसमें आयु, लिंग की विश्लेषण हो, जिक्र हो, और निवास का स्थान हो। यानी कि निवास का स्थान हो, आयु, लिंग का जिक्र किया जाए, उसकी जनजाति कैसी है, उसका भाषा कैसा है, धर्म कैसा है, साक्षरता है या नहीं, मतलब एजुकेशन है या नहीं, व्यावसायिक विशेषता आदि, इन सभी का अध्ययन जो किया जाता है वो जनसंख्या संगठन के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए, इनके अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या भी, मतलब गांव की जनसंख्या और नगरीय शहरों की संख्या, इसके संगठन की विशेषताओं को भी अध्ययन किया जाता है। मतलब इनकी विशेषताओं को भी पढ़ा जाता है इस जनसंख्या संगठन के अंतर्गत। उसके बाद किसी देश की भावी पीढ़ी, यानी कि आने वाले पीढ़ियों की योजना को बनाने तथा निश्चित करने की जनसंख्या संगठन एक महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि आने वाली भावी पीढ़ी की, यानी कि जैसे कि है हमारे बेटे के बेटे, फिर उसके बेटे के बेटे, फिर उसके बेटे के, तो भावी पीढ़ी है, तो जो मतलब आने वाली पीढ़ी है, तो उसके मतलब आने से पहले जो हम कुछ करेंगे उसके लिए, तो वो जनसंख्या संगठन इस काम में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी कि इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस भावी पीढ़ी के विकास के लिए। तो आयु, मतलब ये जनसंख्या संगठन जो था, इससे अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कि लिंग अनुपात क्या होता है, लिंग अनुपात किसे कहते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो लिंग अनुपात से मतलब तात्पर्य है, मतलब है किसी देश के पुरुषों और स्त्रियों की संख्या। यानी कि लिंग अनुपात का मतलब है पुरुषों, यानी कि मर्दों, मेल और फीमेल की संख्या से यह एक लिंग अनुपात के रूप में निकाला जाता है। लिंग अनुपात के रूप में निकाला जाता है, और जो पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात निकालता है। तो लिंग अनुपात के रूप में जो इसे निकाला जाता है उसका सूत्र है, तो वो सूत्र यानी फॉर्मूला कैसा है, तो वो फॉर्मूला इस प्रकार से, यानी इसका जो इसका जो सूत्र है वो ये है, मेल पॉपुलेशन बटे फीमेल पॉपुलेशन गुना 1000। यहाँ पे 100 लिखा गया गलती से, तो यहाँ 1000 होगा, ठीक है। अब बुक में देखिएगा तो 1000 है। मेल पॉपुलेशन यानी कि पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या गुना 1000। फिर उसके बाद दूसरा ये वाला जो फार्मूला है ये विदेशों में चलता है, ये वाला फार्मूला, और ये वाला जो फार्मूला चलता है ये हमारे इंडिया में चलता है, ठीक है। तो इंडिया में कैसा है, तो फीमेल पॉपुलेशन यानी कि स्त्रियों की संख्या ऊपर रखते हैं और पुरुषों की संख्या नीचे रखते हैं, गुना 1000 करते हैं। ये वाला जो फार्मूला है वो इंडिया में अप्लाइड होता है, ठीक है। उसके बाद आगे करते हैं, और आगे कह रहा है कि दुनिया की जो लिंग अनुपात है, मतलब विश्व का लिंग अनुपात है, 1000 पुरुषों में 990 महिलाओं हैं। मतलब 1000 अगर पुरुष है तो उसमें 990 महिलाएं हैं, ठीक है। लैटविया जो है ये दुनिया का, मतलब लैटविया दुनिया का सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला देश है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि लैटविया जो है, मतलब दुनिया में सबसे लिंग अनुपात वाला देश कौन सा है, तो लैटविया है। अगर ये आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला द्वीप कौन सा है, महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि 1187 महिलाएं प्रति पुरुष हैं। यहाँ पे लैटविया में जो है 1000 पुरुषों पर 1187 महिलाएं हैं। तो यहाँ की जो मतलब क्या है, लैटविया में दुनिया की सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला देश है लैटविया। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो ये सबसे कम लिंग अनुपात वाला देश है। यहाँ पे 1000 पुरुषों में 468 महिलाएं ही रहती है। मतलब 1000 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या 468 ही है, ठीक है। तो यह सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला देश लैटविया, सबसे कम लिंग अनुपात वाला देश कौन है, संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ की कितनी है, तो लैटविया की जो है वो 1187 है 1000 पुरुषों पर, और संयुक्त अरब अमीरात की है 468 1000 पुरुषों पर। उसके बाद दुनिया का जो 72, ये इंपॉर्टेंट है, दुनिया के जो 72 देशों में लिंग अनुपात प्रतिकूल है। प्रतिकूल का मतलब आप हमें बताइए कमेंट में। प्रतिकूल है क्योंकि वहाँ कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, भ्रूण हत्या के साथ
महिलाओं की निम्न आर्थिक स्थिति के कारण भेदभाव किया जाता है। यानी कि जो 72 देश है यहाँ पे जो लिंग अनुपात है वो निगेटिव है, प्रतिकूल का मतलब निगेटिव है, क्योंकि यहाँ कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या मतलब पहले ही मतलब जब गर्भवती माँ रहती है तो पहले पता लगा लेती थी कि मतलब गर्भ में कौन सा बच्चा पल रही है, बेटा है या बेटी है। फिर उसके बाद पता चल जाता है कि हाँ मतलब बेटी है तो उसे वहीं पे मतलब उसका भ्रूण हत्या करवा देते हैं, शिशु हत्या करवा देते हैं, ठीक है। और महिलाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति मतलब महिलाओं की जो स्थिति है आर्थिक स्थिति के कारण उसे भेदभाव किया जाता है। मतलब क्या कहती है कि महिलाएं क्या करती है, चोला चुका करती है, उसको मतलब उसकी स्थिति मतलब क्या उसको पढ़ाना लिखाना, उसके बारे में एजुकेशन देना, तो यहीं से ये भेदभाव चलता है। उसके बाद सामान्य तौर पर चीन, भारत जैसे एशियाई देशों में लिंग अनुपात कम है। तो अगर हम देखें तो भारत, चीन जैसे देशों में लिंग अनुपात कम है, यानी कि यहाँ पे ये भी हमारा किस में आता है तो प्रतिकूल के अंतर्गत ही भारत और चीन आता है। 72 देशों में ही चीन, भारत भी आता है। जबकि यूरोपीय देशों में लिंग अनुपात अधिक है। यूरोपीय देशों की बात करें तो वहाँ पे महिलाओं को एक आर्थिक मतलब इसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है और वहाँ पे शिशु हत्या, भ्रूण हत्या बहुत कम की जाती है, ठीक है। तो यूरोपीय कंट्री जो है वहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। उसके बाद विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियां, ये आपको बता चुके हैं। उसके बाद आगे आता है कि लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होने के मुख्य कारण, यानी कि आखिर लिंग अनुपात स्त्री के प्रतिकूल क्यों हो जाता है, स्त्री के नकारात्मक क्यों चला था, स्त्री के निगेटिव क्यों हो जाता है। तो देखिए इसलिए होता है कि यहाँ पे स्त्री भ्रूण हत्या और शिशु हत्या होता है, जो कि आपको बताया आगे कि भ्रूण हत्या शिशु हत्या क्या होता है। उसके बाद स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, मतलब उससे यही स्त्रियों के प्रति यही उम्मीद जताई जाती है कि स्त्रियाँ जो होती है वो सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए होती है, तो घरेलू हिंसा के कारण ही मतलब बाहर नहीं जाएंगी, ये होगी, वो बहुत सारी घटनाएं होती है जो कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है। उसके बाद स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना, यानी कि स्त्री जो है, महिलाएं जो है उसकी सामाजिक और आर्थिक स्तर पर उसकी जो स्थान है वो निम्न स्थान है, ठीक है। इस कारण से महिलाएं जो है, महिलाओं की मतलब लिंग अनुपात जो है वो प्रतिकूल मानी जाती है। प्रतिकूल होने का कारण जो है वो यही 3 कारण है। उसके बाद जानते हैं कि प्रतिकूल लिंग अनुपात और अनुकूल लिंग अनुपात क्या होता है। तो पहले प्रतिकूल लिंग अनुपात के बारे में जानते हैं कि प्रतिकूल लिंग अनुपात कहते हैं किसको है। तो देखिए किसी देश में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होती है वहाँ स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से प्रतिकूल स्थिति होती है। यानी कि ऐसे देश होते हैं जहाँ पे क्या होता है, पुरुषों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और स्त्रियों की संख्या बहुत कम होती है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वहाँ की जो जनसंख्या है वो मतलब स्त्रियों के प्रतिकूल है, यानी कि वहाँ की जो लिंग अनुपात है वो स्त्रियों के प्रतिकूल है। अब स्त्रियों के प्रतिकूल जो होते हैं वो शिशु हत्या, ठीक है, भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा के कारण होता है। विश्व के 72 देश इसी श्रेणी में है, यानी कि विश्व के जो 72 देश है वो सब यही करते हैं, यानी कि शिशु हत्या, भ्रूण हत्या और घरेलू हिंसा के कारण उसे स्त्रियों के प्रतिकूल ही रखते हैं। उसके बाद जानते हैं कि अनुकूल, अब प्रतिकूल के मतलब हम समझ चुके हैं कि जो पुरुषों की संख्या होती है उसमें स्त्रियों की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए हमें प्रतिकूल कहते हैं। अनुकूल क्यों, अनुकूल क्या होता है, तो जिस देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है, यहाँ पे उल्टा है, यानी कि पुरुषों की संख्या कम होती है और स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होती है, तो वहाँ की जो जनसंख्या होगी, वहाँ का जो लिंग अनुपात होगा वो क्या होगा, वो स्त्रियों के पक्ष में होगा। तो स्त्रियों के पक्ष में जहाँ पे होगा उसे हम क्या कहेंगे, अनुकूल कहेंगे, अनुकूल लिंग अनुपात, यानी कि स्त्रियों के अनुकूल लिंग अनुपात। वहाँ स्त्रियों निश्चित रूप से अनुकूल स्थिति में रहती है, मतलब ऐसे देशों में स्त्री जो रहती है, महिलाएं जो रहती है वो अनुकूल रूप से मतलब अनुकूल स्थिति में रहती है, अच्छी स्थिति में रहती है। स्थिति यहाँ पे क्या होता है, स्त्री शिक्षा भी मतलब स्त्री भी शिक्षा ग्रहण करती है, रोजगार भी करती है, इसके जीवन के विकास के लिए अनुकूल दशाएं भी होती है और तथा सरकारी नीतियाँ भी ये निर्धारित करती है, मतलब सरकारी नीतियों के साथ ये चलती है। उसके बाद स्त्रियों के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करती है और विश्व के 129 देश इसी श्रेणी में है, यानी कि 129 देश हैं वो किस में है, तो वो अनुकूल लिंग अनुपात में आता है, यानी कि 129 देशों में स्त्रियों की संख्या स्त्रियों के प्रति क्या है, अनुकूल है, लेकिन 72 देशों में इसके प्रतिकूल है, यानी कि निगेटिव है, और 139 देशों में क्या है कि इसके अनुकूल है। स्त्रियों की संख्या 139 देश में अच्छी मानी जाती है। उसके बाद जानते हैं कि आयु संरचना क्या होता है। आयु संरचना, हमारा लिंग अनुपात जो था वो खत्म हो चुका है, अब आयु संरचना के बारे में जानते हैं। तो देखिए 15 से 59 वर्ग की आयु जनसंख्या को
कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि जो 15 से लेकर 59 वर्ग के लोग होते हैं ये क्या होते हैं, कार्यशील रहते हैं, मतलब किसी न किसी काम में ये संलग्न रहते हैं, मग्न रहते हैं। जबकि 60 से अधिक वर्ष की आयु की जनसंख्या का वर्ग जो होता है वो वृद्ध जनसंख्या के श्रेणी में आता है। यानी कि ये बूढ़ा जनसंख्या हो जाता है। 60 से अगर ऊपर की जनसंख्या है वो मतलब आयु के लोग हैं तो वो किस में आ जाता है, बूढ़ी जनसंख्या में आ जाता है। और अगर इसमें हम 0 से 14 आयु वर्ग की जनसंख्या को जोड़ दें तो ये आश्रित जनसंख्या हो जाता है। मतलब आश्रित जनसंख्या ये 0 से 14 वर्ष के जो लोग रहते हैं, बच्चे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, मतलब निर्भर रहते हैं, ये अपने पेरेंट्स पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि ये उस समय पढ़ाई कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन ये किसी पर निर्भर ही रहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आश्रित जनसंख्या। मतलब इसी को हम उम्र जनसंख्या या उम्र संरचना या आयु संरचना कहते हैं। तो ये आयु संरचना क्या था वो समझ गया। अब यहाँ से आगे आता है बहुत ही अच्छा, ये वाला टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसे आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखिए, आयु संरचना जनसंख्या की किन विशेषताओं को दर्शाती है, यानी कि आयु संरचना जो है वो किन किन विशेषताओं को दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आप इसे बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। तो ये आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसी के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों का कितना प्रतिशत है। मतलब आयु संरचना क्या करता है कि अलग अलग आयु वर्गों के लोगों की जनसंख्या को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। और इसी आधार पर हम ये ज्ञात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इसमें कितनी भिन्नताएं हैं और कौन से आयु वर्ग के लोगों की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है। ये किस में हम लगाते हैं, तो आयु संरचना या उम्र संरचना में लगाते हैं, जो आगे आपको बताए। उसके बाद आता है पहला आता है कि यदि यदि जनसंख्या में 0 से 14 वर्ष की आयु 0 से 14 आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है तो वो आश्रित जनसंख्या का अनुपात अधिक होगा। यानी कि अगर किसी देश की जनसंख्या ऐसी है कि 0 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे ज़्यादा वहाँ पे मिलते हैं तो वो किस में हो जाएगा, वो जनसंख्या आश्रित जनसंख्या मतलब के अंतर्गत आएगा और ये इसकी अनुपात बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके कारण आर्थिक विकास जो होगा यहाँ का धीमा होगा। जिस देश में 0 से लेकर 14 तक के उम्र के बच्चे रहेंगे तो उस समय की आर्थिक स्थिति जो हो रहेगी वो धीमी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि उस समय वहाँ के बच्चे होंगे तो बच्चे कोई काम नहीं करेंगे तो वहाँ की आर्थिक स्थिति जो होगी वो दयनीय होगी। उसके बाद दूसरा आता है 15 से लेकर 59 वर्ग की आयु में अधिक जनसंख्या वाले पर कार्यशील होता है। यानी कि 15 से 59 वर्ग की जनसंख्या जो होती है वो क्या होती है, एक कार्यशील जनसंख्या होती है और अर्जक जनसंख्या अत्यधिक होने की भावना होती है। मतलब ये क्या करते हैं, ये कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, ये कार्यशील जनसंख्या होती है जो देश के संसाधनों को दोहन करती है, यानी कि खपत करता है। कौन करता है, तो ये 15 से लेकर 59 वर्ग के आयु के लोग ही देश की संसाधनों का दोहन करते हैं और करने में सहायता करते हैं। तो ये 15 से 59 वर्ग की जो आयु होता है किसी देश में अगर इसकी जनसंख्या ज़्यादा होता है तो वहाँ का जो आर्थिक विकास होता है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा होता है, यानी कि आगे बढ़ रहा होता है उसका विकास। अगर यही मतलब 15 से 59 वर्ग के ना होकर अगर 0 से 14 वर्ग के आयु के लोग रहते हों तो वहाँ का जो आर्थिक विकास होगा वो बहुत नीचे, मतलब बहुत ही धीरे से चलेगा, बहुत ही धीरे से जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे आता है एक और टॉपिक है जिसमें कि वृद्ध होती जनसंख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वृद्ध होती जनसंख्या में ये है कि जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बढ़ जाता है। यानी कि वृद्ध होती जनसंख्या जो कि 60 से ऊपर के होते हैं उसे हम वृद्ध होती जनसंख्या कहते हैं। तो वृद्ध होती जनसंख्या में ऐसी प्रकृति आ जाती है, यानी कि ऐसा हो जाता है कि इसमें बुजुर्गों की जो संख्या होती है वो इसका अनुपात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसके दृष्टि से बड़ा हो जाता है, यानी कि अनुपात की दृष्टि से बुजुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। और विश्व का अधिकांश देशों में उच्च जीवन प्रत्याशा होती है। मतलब ज़्यादातर देशों में क्या है, उच्च जीवन प्रत्याशा, मतलब लंबी जीवन जीते हैं। तो उच्च जीवन प्रत्याशा एवं निम्न जन्मदर के कारण उच्च आयु वर्ग की जनसंख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जनसंख्या वृद्धि थी, जनसंख्या वृद्ध होती जनसंख्या थी। वृद्ध होती जनसंख्या क्या है, उसके बाद आगे आता है कि आयु लिंग असंतुलन के उत्तरदायी कारण, यानी आयु लिंग अब कब असंतुलन हो जाता है, मतलब कब हमारे पक्ष में नहीं रहता है, उसके कारण जानेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, आप इसे भी बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। तो देखिए, जन्म और मृत्यु,
जन्म और मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे। तो विकासशील देशों में मृत्यु दर अधिक होता है। जो विकासशील देश होता है, जैसे कि भारत है, तो भारत क्या है, एक विकासशील देश है, यानी कि यह अभी विकास कर रहा है। तो विकासशील देशों में मृत्यु दर अधिक होने के कारण लिंग अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। यानी कि भारत जैसे देशों की बात करें तो यहाँ पे लिंग अनुपात बहुत कम, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मृत्यु दर अधिक होता है। मृत्यु दर अधिक होने के कारण यहाँ की लिंग अनुपात जो है वो असंतुलित उत्पन्न हो जाती है, अपने आप ही ये असंतुलित हो जाती है। और पुरुष जन्म स्त्री से अधिक होती है, यानी कि स्त्रियों, यहाँ पे स्त्री आपको बताया कि भारत चीन जैसे राज्यों में जो 72 जो देश थे, यहाँ पे भी लिंग अनुपात जो है वो प्रतिकूल है, यानी कि स्त्रियों के प्रतिकूल है। तो पुरुषों की यहाँ पे जन्म दर ज़्यादा होती है और स्त्रियों की जन्म दर बहुत कम होता है। और समाज में स्त्रियों को गौण समझा जाता है, यानी कि बेकार समझा जाता है। ठीक है, गौण स्थान है, बहुत निचला स्थान प्राप्त है स्त्रियों को ऐसे समाज में, जहाँ पे मतलब स्त्रियों की मतलब पुरुषों की बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है और स्त्रियों की बहुत कम इज्जत दी जाती है। उसके बाद प्रवास आता है। प्रवास से आप परिचित होंगे क्योंकि पिछले चैप्टर में आपको प्रवास के बारे में बता दिया है। उसके बाद प्रवास के कारण भी उद्भव व उद्गम दोनों में लिंग अनुपात प्रभावित होता है। रोजगार व शिक्षा के कारण पुरुष प्रवास अत्यधिक होते हैं। आपको प्रवास के बारे में बता दिया है, वही टॉपिक यहाँ पे कॉपी है। तो प्रवास अगर नहीं जानते एक बार बता देते हैं कि प्रवास के कारण, यानी कि कोई एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाता है तो उसे हम प्रवास कहते हैं। प्रवास उद्गम स्थान यानी कि वो जहाँ जाता है, और गंतव्य स्थान यानी कि वो जहाँ से निकला है, दोनों में लिंग अनुपात प्रभावित होता है। मतलब दोनों में क्या होता है, लिंग अनुपात, जहाँ से वो गया तो वहाँ की लिंग अनुपात में कमी आएगी, और जहाँ पे वो जाकर रहेगा वहाँ के लिंग अनुपात में बढ़ोतरी आएगी। तो रोजगार, वो किस लिए जाता है, तो रोजगार के तलाश में जाता है, या तो वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। तो इसलिए कोई व्यक्ति किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है, यानी कि ट्रैवल करता है। उसके बाद ग्रामीण व नगरीय जीवन, यानी कि गांव की और शहर की जीवन कैसी होती है। तो गांव के लोग जो होते हैं वो रोजगार और सुविधाओं के कारण नगरों में जाकर बस जाते हैं, यानी कि जो गांव के लोग होते हैं वो अपना रोजगार पाने के लिए या शिक्षा पाने के लिए, इस सभी सुविधाओं को, मतलब अच्छे सुविधा पाने के लिए वो कहाँ चले जाते हैं, नगरों में चले जाते हैं। और जिससे नगरीय जीवों की लिंग अनुपात अंतर आ जाता है, मतलब नगरों में लिंग अनुपात क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब नगरों में जो लिंग अनुपात के में अंतर आ जाती है, यानी कि बढ़ोतरी आ जाती है। उसके बाद आगे की सामाजिक आर्थिक स्थिति, यानी कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इस सब के बावजूद मतलब लिंग अनुपात में कैसे सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी मतलब अनुकूल लाती है। तो इन देशों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति दयनीय होती है, यानी कि बेकार होती है, जहाँ पे स्त्रियों की संख्या प्रत्येक आयु वर्ग में पुरुषों की तुलना में कम होती है, यानी कि पुरुषों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और स्त्रियों की संख्या बहुत कम होती है। तो ऐसे स्थान पर, यानी कि ऐसे देशों में क्या होता है कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा गिरावट होती है, यानी कि बहुत ही दयनीय होती है, बेकार होती है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है साक्षरता, यानी कि एजुकेशन, शिक्षा। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं साक्षरता दर क्या होता है। तो साक्षरता दर किसी भी देश की जनसंख्या का गुणात्मक पहलू है। ये टॉपिक बहुत अच्छा है कि साक्षरता दर जो है वो किसी भी देश का एक गुणात्मक पहलू है, और किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक और आर्थिक विकास का एक सूचक माना जाता है। यानी कि जिस देश की अगर साक्षरता दर अच्छी होगी तो उस देश का असामाजिक और आर्थिक विकास जो होगा उसका सूचक वो अच्छा माना जाएगा। अगर वहाँ का एजुकेशन मतलब शिक्षा, साक्षर, वहाँ का लोग साक्षर व्यक्ति अगर नहीं है तो उसे क्या माना जाता है, वो निंदित माना जाता है, बेकार माना जाता है। तो पहले साक्षरता होता क्या है जान लेते हैं, कि ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब अपने रोज़मर्रा के जीवन में कुछ ऐसे सेंटेंस का मतलब कुछ ऐसे वर्ड को वो पढ़ ले और समझ ले, और उसे कुछ अंकीय गणितियों का भी मतलब अनुभव हो, तो उसे हम साक्षर व्यक्ति कहेंगे। मतलब वो जोड़ घटाव कम से कम जानता हो और मतलब वो कुछ लिखना पढ़ना भी जानता हो, तो उसे हम साक्षर व्यक्ति कहेंगे। तो साक्षर व्यक्ति क्या था और साक्षरता दर क्या, ये अभी आपको बता दिया। उसके बाद साक्षर दर को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि साक्षरता को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। तो देखिए, आर्थिक विकास का स्तर, यानी कि आर्थिक विकास स्तर जो होता है ये भी साक्षरता को प्रभावित करता है। जैसे कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, यानी कि जो अल्प विकसित है यानी कि विकसित नहीं है वो अर्थव्यवस्था वाले देशों में साक्षरता की निम्न दर होती है, यानी कि जो अभी मतलब पिछड़ा हुआ देश है उसमें वहाँ पे साक्षरता दर बहुत ही कम होती है। ठीक है, और
उन्नत नगरीय अर्थव्यवस्था वाले देशों में उच्च साक्षरता दर होती है, यानी कि ऐसे नगर जहाँ पे क्या हो कि मतलब उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो, ठीक है, मतलब वो विकसित हो, तो ऐसे देशों में क्या होता है कि वहाँ की साक्षरता दर बहुत उच्च होती है, यानी कि साक्षरता दर बहुत अच्छी पाई जाती है। उसके बाद आता है नगरीकरण, यानी कि शहरीकरण। जिन देशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग नगरों में निवास करता है वहाँ साक्षरता दर उच्च होती है, यानी कि कोई भी देशों में अगर नगरों में ज़्यादा जनसंख्या रहती है तो वहाँ का साक्षरता दर उच्च ही होगा। ये जैसे यूरोप के देश ये सब क्या है, ये नगरीय देश है, तो यहाँ पे जनसंख्या मतलब साक्षरता दर बहुत अधिक है। लेकिन जिन देशों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होता है वहाँ पे साक्षरता दर बहुत ही कम होता है। मतलब जहाँ पे गांव के लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पे साक्षरता दर जो होता है वो बहुत ही कम होता है। और नगरीकरण ये वाला टॉपिक दोबारा आ गया है, तो यहाँ से देखते हैं। उसके बाद महिलाओं की सामाजिक स्थिति, महिलाएं जो होती है यानी कि स्त्रियां जो होती है उसके समाज में उसकी कैसी इज्जत होती है, उसकी स्थिति कैसी होती है वो जानेंगे। उसके बाद कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में महिलाओं की स्थिति गौण होती है, यानी कि बेकार मानी जाती है। सॉरी, गौण स्थान यानी कि अच्छी स्थान होती है कृषि आधारित स्थिति में, और इसलिए महिलाएं साक्षरता दर निम्न पाई जाती है। इसमें साक्षरता दर जो होती है वो निम्न पाई जाती है, अच्छी नहीं पाई जाती, क्योंकि ये कृषि करती है, जबकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों में महिलाओं की साक्षरता दर उच्च होती है। यानी कि भारत कैसा है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, तो यहाँ पे स्त्रियों की जो संख्या है वो एजुकेशन के मामले में यानी कि साक्षरता के मामले में बेकार है। और अगर कोई भी देश है जहाँ पे औद्योगिकरण अच्छी है, वहाँ की अर्थव्यवस्था में उद्योग ज़्यादा है, तो ऐसे देशों में महिलाओं की साक्षरता दर जो होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो हमारा वीडियो यहाँ से ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है, विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो जो होगी वो आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।